Hello guys of class 10th, myself Saurabh Srivastava started going to teach you today polity, and today is the chapter second I am going to discuss, and today is the third part of this chapter and name is फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हिंदी में संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद। ठीक है, तो हमें हिंदी में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड है तो इसको आप लोग जान सकते हैं हिंदी में कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संघवाद यानी कि फेडरलिज्म कहते हैं। ओके, अब जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, मतलब ऐसा क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, मतलब संघ कंट्री बनाता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे हमने कह सकते कि आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फर्स्ट आर्टिकल मतलब आर्टिकल 1 में बोला गया है, आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब होता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है मतलब भारत ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया है। बात समझ रहे हैं? आर्टिकल 1 सीधा सीधा बताता है कि इंडिया से राज्यों की पहचान है, राज्यों से इंडिया की पहचान नहीं है। मतलब स्टेट ने देश नहीं बनाया बल्कि देश ने राज्य को बनाया है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका था और कुछ पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे उसे मैंने छोड़ दिया था, तो आज मैं डिस्कस करता हूं। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड एबव। 7 फीचर्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 7 पॉइंट्स एक एक करके, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, we can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution। ठीक है, वो जितने भी 7 फीचर्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा अप्लाई किए गए हैं। वो 7 फीचर्स आप प्रीवियस पेज पे है या प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, उस प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे से देख लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं आप? ओके, The Constitution originally provided for a two-tier system of government। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात शुरू में की गई थी। ठीक है, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था, देखिए 9 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। 13 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब जो बाद में चल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना, इंट्रोडक्शन बना, प्रस्तावना बना। ठीक है, तो उसको 13 दिसंबर को पेश किया गया। उसी में एक वर्ड यूज किया गया, सोवरिन। एक वर्ड यूज किया गया क्या? सोवरिन, SOVERIGN, सोवरिन, जिसको हिंदी में हम लोग संप्रभु कहते हैं। संप्रभु मतलब भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। बात समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 2 तरह के गवर्नमेंट की बात की गई थी। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया था, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिसे थोड़ा कम पावरफुल बनाया गया था। आज जो हम ग्राम पंचायत या म्युनिसिपैलिटी देखते हैं, ये 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ हमें नहीं मिली थी, इसे बाद में स्टार्ट किया गया था। जरूरत पड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके और इसे लागू किया गया था। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, देखिए, फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र में सरकार रहती है, जैसे लोकसभा। तो लोकसभा का इलेक्शंस जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए किए जाते हैं। लोकसभा अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो हम कह सकते हैं 17th लोकसभा चल रही है। मतलब अब तक हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन 17 बार हो चुके हैं, 17 टाइम्स हो चुके हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्रीय सरकार, और यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है संघ सरकार। ठीक है, मतलब हमारा देश जो है वो एक राज्यों का क्या है? संघ है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट आल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को शो करता है, और दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। बाद में जरूरत पड़ी तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट
को लागू किया गया, जिसमें गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराए जाते हैं आज के टाइम में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ ही शुरू नहीं हुए थे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे तीन तरह की गवर्नमेंट हमारे देश में है, जैसे कि फर्स्ट कहलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर गवर्नमेंट, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विलेजेस इज कॉल्ड ग्राम पंचायत एंड इन सिटीज और टाउन्स इज कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो इस तीन तरह की गवर्नमेंट को हम समझ सकते हैं। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के सब्जेक्ट भी हैं। पहला जिसे हम कहते हैं क्या, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या, स्टेट लिस्ट, और तीसरा हमारा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब देखिए, यूनियन लिस्ट को अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसको कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं, संघ सूची। इसको कहते हैं राज्य सूची, राज्य सूची। और इसको कहते हैं हम क्या, समवर्ती सूची हिंदी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो आप इसे बता सकते हैं। इसको कहते हैं क्या, समवर्ती सूची। मैं बाइलिंगुअल इसलिए लेके चलता हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग अच्छे तरह से क्या समझ जाए। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। जैसे इंडियन आर्मी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वैसे ही हम कह सकते हैं हमारा क्या है, होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये क्या है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे रूल रेगुलेशंस बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती। क्लियर है? ओके, Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. Union list में वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिससे पूरे देश का फायदा हो, किसी एक सिंगल स्टेट का फायदा ना हो, पूरे देश का फायदा हो। इसका मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी फैसले लेगी उसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी फैसला लेगी उसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, या करेंसी अगर बंद होगी तो उसका भी असर पूरे देश में होगा। तो ये सारे मैटर कहाँ के हैं, यूनियन लिस्ट से रिलेट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन लिस्ट से रिलेट कोई 2-3 पॉइंट बताइए, तो आप बता सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा इज द लिस्ट रिलेटेड फ्रॉम यूनियन लिस्ट। ओके, द यूनियन, ओके, वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून यानी कि लॉ बना सकती है। इस पर राज्य सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की जरूरत नहीं है या उसे इजाजत नहीं है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट में हर एक स्टेट के अपने अपने प्रोविजंस है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं अपने स्टेट की जरूरत के हिसाब से। इसका मतलब कि स्टेट में जिस कानून की जरूरत होगी उसे वो बनाएगी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी स्टेट लिस्ट के कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इसमें क्या क्या आता है स्टेट लिस्ट में, तो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये क्या है, स्टेट लिस्ट है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कानून बना सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ओके, अब आती है तीसरा कॉन्क्रुएंट लिस्ट। कॉन्क्रुएंट लिस्ट को हमने हिंदी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि इसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची का मतलब इस पर ये ऐसी लिस्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी। लेकिन अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को ही फाइनल लॉ माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? कॉन्क्रुएंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाएगी, लेकिन डिस्प्यूट्स की कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को फाइनल लॉ माना जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। ठीक है, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, इस पे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं, लेकिन डिस्प्यूट्स की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को ही फाइनल लॉ माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती थी, लेकिन डिस्प्यूट्स की कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही फाइनल कानून माना गया। ठीक है, ओके। What about subject that do not fall
इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट का क्या होगा जो ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना तो स्टेट लिस्ट में आते हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा कौन? क्वेश्चन ये बनता है। और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना तो सेंट्रल में आता है ना तो स्टेट में आता है, तो कानून कौन बनाएगा? क्वेश्चन ये जरूर आपके मन में पूछ रहा होगा। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो आखिर अब इस पे कानून कौन बनाएगा? क्वेश्चन तो ये होता है, बनता है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज टू पावर टू लेजिस्लेट ऑफ दिस रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तब इस कंडीशन में जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय नहीं थी उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। मतलब आपने ट्राई के बारे में सुना होगा, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ी? जब हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, फोन की, मोबाइल की और कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तब ट्राई जैसे एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत महसूस हुई। तो ट्राई इसलिए बनाया गया ताकि अगर डिस्प्यूट्स हो आपस में कंपनियों में या देश में, अगर किसी भी टेलीकम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो ट्राई उसको क्या करेगी? हैंडल करेगी। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम, टी मतलब, आर मतलब रेगुलेटरी, ए मतलब अथॉरिटी, आई मतलब इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप उसे गूगल पे चेक कर सकते हैं। और इसे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोला जाता है। वी नोटेड एबव द मोस्ट फेडरेशंस दैट are formed by holding together do not give equal power to its constitution unit। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। मतलब हर एक स्टेट को अलग अलग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि यूपी को ज्यादा पावर दिया गया है तो बंगाल को कम पावर दिया गया है, या आसाम को ज्यादा पावर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को ज्यादा पावर दिया, ऐसा कुछ नहीं। हर एक स्टेट के पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट न करके बल्कि उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, जिस स्टेट की जैसी जरूरत उस हिसाब से उसको पावर्स दिए गए हैं। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्पेशल स्टेटस इसको मिला था, लेकिन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये हटने के बाद इसके स्पेशल स्टेटस को हटा देगा। आर्टिकल 35 ए के अलावा बी सी जो दो थे उसके अन्य, उसको जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। आर्टिकल 35 ए आज भी लागू है लेकिन उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट लागू है, सेकंड थर्ड को रिमूव कर दिया गया वहां से। ओके, तो ये पैराग्राफ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जो बहुत ही कम उनको पावर दी गई है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, बट विच कुड नॉट मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टेंस, लेकिन इसे किसी भी स्टेट के साथ जोड़ा नहीं गया है। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, ध्यान दीजिएगा यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली इज कॉल्ड अ यूनियन टेरिटरी। These territory do not have the power of state। ये यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं और इसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। हालांकि सिटी जो दिल्ली है वो पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का मतलब जैसे कि यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कि स्टेट की तरह यहाँ गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, उतनी पावर दिल्ली में भी इलेक्शन होता है लेकिन उतनी पावर दिल्ली को नहीं मिली है। बात समझ रहे हैं? मतलब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ओके ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इस यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। ओके ओके, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वही पावर स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें प्रेशराइज करके हमें नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकती है। किसके खिलाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का केस कौन लड़ेगा? तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई कि सेंट्रल गवर्नमेंट का केस कोर्ट में कौन लड़ेगा? तो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो इसे आप ढूंढ के लाएंगे
और ढूंढ के लाने के बाद उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चाहे वो कर सकती है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर कोई भी चेंजेस करना होगा पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे पहले लोकसभा में पेश करना होगा, उसके बाद राज्यसभा में पेश करना होगा। लोकसभा में मेजोरिटी से पास होने के बाद ही राज्यसभा में जा सकता है, और जब राज्यसभा में मेजोरिटी से पास होगा तो उसके बाद वो जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि सुधार संशोधन कर दिया जाता है। देन इट हैज टू बी टेरिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट द लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, तो इसे स्टेट के पास भेजा जाता है। तो कम से कम हमारे देश में जितने स्टेट है उससे आधे से ज्यादा स्टेट इस रूल को या इस चेंज को सपोर्ट करने चाहिए, तब जाके उस रूल को संविधान में चेंज किया जाता है। The judiciary plays an important role in overseeing and implementation of constitutional provisions and the procedures। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी रूल रेगुलेशन जो लोकसभा राज्यसभा पास करती है उसे देश में लागू करवाने में सुप्रीम कोर्ट एक अहम रोल प्ले करती है। बात ध्यान दीजिएगा, बिना सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रूल रेगुलेशन इंडिया में लागू नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है डिविजन ऑफ पावर को लेकर के, देन हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ डिसीजन या इसके फेवर में डिसीजन दे सकती हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी टू द गवर्नमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट उसको देखेगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ओके, अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ओके, इसमें अलग अलग देशों की स्टोरी दी हुई है। ये चैप्टर काफी लंबा लग रहा है हमको, तो इससे लग रहा है कि हमको 3-4 पार्ट और इसका बनेगा, क्योंकि काफी डिस्कशन हो जा रहा है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।